तो पिछले 30 40 50 साल में हिंदुस्तान की तरक्की जब हुई है जब हमारे पास कमजोर लीडर रहे। जिन दिनों कमजोर लीडर रहे उन दिनों जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा रहा है। जब भी आपने एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग लीडर लाए, वेदर इट वाज the emergency days of इंदिरा गांधी, वेदर इट वाज जब आप ये पिछले 12 साल, तो आप देखिए कि जहां मजबूत सरकारें आई, जहां स्ट्रॉन्ग लीडर आए, ये ऐसी मोगलू फिर कहते हैं कि भाई आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन चाहिए, आपको अच्छे तगड़े लीडर नहीं चाहिए, तगड़े इंस्टीट्यूशन चाहिए। अब हमारे पास तगड़े लीडर रह गए और वीक इंस्टीट्यूशन रह गए। उस पे भी मैं आपसे आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि कौन लीडर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर को हटा दें तो कौन लीडर है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जलवा तो चल नहीं रहा है अब। अगर सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट बढ़ रहा होता या चल रहा होता तो सिर्फ मोदी जी पे वोट करे, एसआईआर की जरूरत नहीं पड़ रही थी इनको, ना इनको लोगों को घूस देने की जरूरत पड़ रही थी। अगर आप चुनाव के पहले, मतलब मॉडल कोड अनाउंस हो गया है महाराष्ट्र में, और चुनाव आयोग मतलब नजरअंदाज कर रहा है कि आपने 2 ट्रांचेस 10-10 हजार की बांट दिया है, मतलब 20 हजार आप बांट रहे हो मॉडल कोड कंडक्ट करने के बाद, होने के बाद। तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी का जलवा खत्म हो गया है। अब उनपे कोई वोट नहीं पड़ रहा है, अब वोट पड़ रहा है मतलब जो अंडर हैंड टैक्टिक्स के माध्यम से, इधर आप लोगों वोटर्स को ब्राइब कर रहे हो, या एसआर के माध्यम से लोगों को जो उनके विरोधी है उनको आप काट रहे हो, या इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पार्टीज के ऊपर दबाव डाल रहे हो, विधायकों पे दबाव डाल रहे हो कि आप छोड़ के हमारे पास आ जाओ। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मेरे साथ भारत के 2 नौजवान यंग इंटेलेक्चुअल्स मेरे साथ हैं। पुष्पराज देश पांडे जो समृद्ध भारत के डायरेक्टर हैं, और आमिरुल्लाह खान जो एक प्रोमिनेंट, आई एम लर्निंग न्यू वर्ड, वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट है, डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट हैं। और हम आज भारत की जो इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शंस कहते हैं या असेंबली इलेक्शंस, उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी तब्दीलियां आई हैं, ख़ास तौर से जो मेजर स्टेट्स हैं। ये मेरे लिए इट वाज स्पेशली इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जो 4 स्टेट्स, जो पौंडीचेरी को छोड़ दें, पुडुचेरी को, लेकिन जो वेस्ट बंगाल, असम, केरल हैं, ये दीज आर इन द टॉप 4 स्टेट्स विद द मोस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। तो अगर आप देखें, असम में 34%, वेस्ट बंगाल में तकरीबन 30%, और एंड द सेम इन केरला। तो ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर Muslim minorities are significant, and Kerala is a state where there is a Christian significant minority also. तो इसलिए भी इस इलेक्शन का रिजल्ट और भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है वेस्ट बंगाल में, इट हैज़ वेरी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस अबाउट इंडिया की डेमोक्रेसी और इंडिया का आप कह सकते हैं द फ्यूचर डायरेक्शंस। अगले साल कुछ 5-6 इलेक्शंस होने वाले हैं, स्पेशली यूपी वगैरह। सो वी विल गेट अ सेंस ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो मैं आप लोगों से शुरू करता हूं। पुष्पराज, आई विल कम टू यू फर्स्ट। व्हाट आर योर मेन टेक अवेज कि इस इलेक्शन से आपको क्या नजर आ रहा है अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, द राइज ऑफ बीजेपी वगैरह? थैंक यू प्रोफेसर मुक्तदार खान फॉर होस्टिंग मी ऑल्सो। देखिए, इस चुनाव से 2-3 चीजें जाहिर तौर पर साफ नजर आ रही है। एक तो ये है कि भाजपा के साथ जितने भी दल, जो स्थानीय दल है, उनके साथ जितने भी दल अलायंस करते हैं, वो सारे धीरे धीरे करके भाजपा निगल जाती है, कैनिबलाइज कर जाती है। अगर आप देखिए इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इन्होंने जो जेडीयू के साथ किया बिहार में, जेडीएस के साथ जो किया कर्नाटक में, जो उन्होंने वाईएसआरसीपी के साथ इनफॉर्मली किया, बीएसपी के साथ जो किया है, वो आज फिर जाके एआईडीएम के साथ, शिवसेना के साथ, एनसीपी के साथ कर रहे हैं। तो ये जो एक फ्रंटल अटैक है रीजनल पार्टीज पे, जो सीताराम येचुरी ने एक बार कहा था कि ये रीजनल पार्टीज का फ्लारिंग, यानी भारतीय लोकतंत्र की मेच्योरिंग है, कि भारतीय लोकतंत्र और ज्यादा डीपन कर रही है। जैसे जैसे लोगों की आकांक्षाएं और जरूरतें बढ़ रही है,
तो नए फॉर्मेशंस खड़े हो रहे जो उनकी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं और उनकी जरूरतों को अमल कर रहे हैं। तो इन अ सेंस देखा जाए तो ये उनके ऊपर जब अटैक हो रही है तो लोगों की जो आकांक्षाएं है और जो डीपनिंग जो सेकंड जिसको योगेंद्र यादव ने सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहा था, वो धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब साफ तौर से नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन और उनकी जो प्रणाली है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रही है, वो गैर कानूनी तौर से किसे वोट करने का हक मिलना चाहिए वो आज तय किया जा रहा है। ये नहीं हो रहा है कि पहले चुनाव हो, चुनाव के बाद जो जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते थे हम लोग पहले, कि एमएलए चुन के आ गए अपने अपने दलों से, उनके ऊपर दबाव डाला जाता था। 2014 से 2024 तक लगभग 850 या 855 एमएलए, विधायक और सांसद थे जिनके ऊपर प्रेशर डाला था चुनाव जीतने के बाद, और फिर इनके ऊपर प्रेशर डाला गया था कि आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। अब एक पूरी नई प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इलेक्शन कमीशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रबर स्टैंप लगाया है, यह तय कर रहा है कि आपको हक ही नहीं है चुनाव में मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होने के लिए। तो आपको पता होगा कि लगातार जहां भी एसआईआर हो रहे, हजारों लाखों अरबों लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, और वही जहां भाजपा की असेंबली और वार्ड लेवल पे कमजोरी होती है। ये हमने खुद देखा था महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे 2024 में, अक्टूबर नवंबर में, और फिर फरवरी 25 में जो चुनाव होते, फरवरी मार्च में लोकल बॉडी इलेक्शंस, साफ तौर पर भाजपा के जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो बीएलएस के साथ कल्यूड करते हैं, और जो कट्टर कांग्रेसी या कट्टर बाकी दलों को जो वोट देने वाले परिवार है उनको एसआईआर से निकाल देता है। अब ये एक तरीके से बंगाल और असम में मुसलमानों को ज्यादा फटका पड़ रहा है, क्योंकि वो साफ तौर पर भाजपा का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन ये इन अ सेंस यूपी में अगर आप देखिए 2 करोड़ ऐसे लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिए गए हैं जो एक्चुअली भाजपा को समर्थन नहीं करते हैं। वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो यादव भी है, वो जाटव भी है, अन्य समुदाय के भी लोग हैं। तो ये सब जगह हो रहा है। हमें इस समय मुसलमान डिसएनफ्रेंचाइज होता दिख रहा है, और ये जाहिर बात है। और मुसलमान, और ये तीसरी बात है कि आपका वोट आपको अधिकार देता है संवैधानिक तौर पर, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा। प्लीज हो गया पुष्पराज। Yeah. You are frozen. I don't think he'll be able to hear you. Yeah. तो एक काम, हाँ जी, you were frozen पुष्पराज for a second. नहीं, सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था। मैं ये कह रहा था कि अगर आपका वोट संवैधानिक तौर पर, अगर आप इसको ध्यान से देखें, वो आपके ऊपर एक वैल्यू कन्फर करता है कि 1 person 1 वैल्यू, राइट? उसके बेसिस पे आप नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता या आजादी जो है वो आप मांग सकते थे। लेकिन अगर आप वोट ही नहीं दे पा रहे हो और उसको जोड़ा जा रहा है आपकी नागरिकता के साथ, आपकी सिटीजनशिप के साथ, तो भाई साहब आप अरबों लोगों को, अरबों भारतवासियों को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हो। उनको आप ये कह रहे हो कि आप भारत में सेकंड या थर्ड क्लास सिटीजन हो, आपके पास कोई सिविक फ्रीडम्स या राइट्स आपको नहीं मिल सकते हैं। तो ये जो अभी प्रोसेस भाजपा ने शुरू की है, जो बेसिकली एसआईआर क्या है, मतलब लेट्स नॉट पुसीफुट अराउंड दिस, इट इज बेसिकली कैमोफ्लेज सीए एनआरसी हो रहा है, और कुछ नहीं है। वोटर सप्रेशन कहते हैं हम लोग इसको। जी हाँ, यहाँ पर भी होता है। जो सीए एनआरसी कर रहे हैं, वोटर सप्रेशन तो एक बात है, बट बेसिकली इन्होंने तो पहले बताया था ना कि हम लोग आपको निकालेंगे। इन्होंने कानून लाया था, वो पारित नहीं हुआ, वो अलग बात है। अब इन्होंने एक बैकडोर ला दिया है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कि लोगों को ऐसे सीए एनआरसी पर थोपिए। और ये लगातार 2003 का एग्जाम्पल देते हैं सीए एनआरसी की, हमने उस समय भी यही किया था। आप जाके देख लीजिए, उस समय एन्यूमरेशन नहीं हुआ था सिटीजनशिप का, ना कोई 11 डॉक्यूमेंट्स का वर्णन किया था या 3 डॉक्यूमेंट्स का वर्णन किया था। तो
बेसिकली आप झूठ बोल रहे हो और आप लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हो। जी जी। आप आमिर, मतलब इट इज जो ब्रॉड ट्रेंड्स हैं, मतलब जो भारत दूर से जो जिस तरह मेरे जैसे लोग देखते हैं, मुझे एक चीज ये नजर आई कि रीजनल पार्टीज तकरीबन खत्म हो रहे हैं, एक्सेप्ट तमिलनाडु, जहाँ पे विजय की जो एनॉर्मस पॉलिटिकल सक्सेस हुई है। और इट इज वेरी क्लियर के देयर इज रिसर्जेंस ऑफ नेशनल पार्टीज। तो अगर आप देखें तो कांग्रेस अब तकरीबन कंसोलिडेट कर रही है इन द साउथ। अगर विजय के साथ मिलकर इवेंचुअली, अभी तो क्राइसिस चल रही है तमिलनाडु में, अगर विजय और कांग्रेस और दूसरे और दो उनको शायद और दे नीड 118 सीट्स ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट तमिलनाडु में। अगर वो आ जाती है तो पूरा साउथ विल बी लाइक कॉन्सेंट्रेटेड विद कांग्रेस एंड द नॉर्थ विद बीजेपी, इस तरह लग रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। इसके अलावा आप क्या देखते हैं? और एक चीज इंटरेस्टिंग है, आपने जो कहा कि बीजेपी रीजनल पार्टीज को बेसिकली हड़प लेती है पुष्पराज। इन द बिगिनिंग इट वाज ममता बनर्जी ने जिसने बीजेपी को एम्पावर किया था वेस्ट बंगाल में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, के शुरू में जो शायद 2000 में, और अब बीजेपी ने उनको भी खा गया है इन दैट सेंस। आमिर? या तो यू नो सदर, हम बड़े अजीब दोराहे पे खड़े हैं। एक एक ऐसा मुकाम जो एग्जैक्टली अराउंड 300 साल पहले था। अगर आप 300 साल पहले का मैप देखें इंडिया का, तो इसी तरह का एक बादशाह हुआ करता था, बहुत बड़ा आलमगीर, जिसने सारा नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट इंडिया को कैप्चर कर लिया था। और उसको जिद थी कि वो हैदराबाद कैप्चर करे, और वो काबू में नहीं आ रहा था। उसने आके हैदराबाद में डेरा डाल दिया, सारी जिंदगी हैदराबाद में लड़ता रहा, और ये कि मुझे हैदराबाद जीतना है और इससे मुझे साउथ इंडिया जीतना। बहुत दिनों बाद, सारे षड्यंत्र के बाद, फिर हैदराबाद पे काबू पाया, और जब तक थक चुका था और वो चला गया, एंड द एंटायर मुगल एम्पायर जस्ट कोलैप्स्ड आफ्टर दैट। that's been the story. That we see exact repeat. अगर आप औरंगजेब का मैप देखो and see the saffron map today, it is exactly the same, right? So they say that na, that you become who you hate the most. that is what it is. न्यू औरंगजेब कह रहे हैं। तो now East Bengal सरप्राइज। देखिए, बंगाल में हम जैसे लोग जिनको अब बहुत कम उम्मीद रह गई इलेक्शन रिजल्ट्स पे, उनको ये तशवीश और ये फिक्र है कि जिन जिन रियासतों में, जिन जिन स्टेट्स में नंबर 2 बीजेपी है, वो किसी ना किसी दिन वो नंबर 1 हो जाएगी। बंगाल का मसला ये रहा कि बंगाल में नंबर 1 सियासी पार्टी वाज द लेफ्ट, एंड दे जस्ट अबैंडन। वो ना नंबर 2 पे है, ना 3 पे है, ना 4 पे है, पता नहीं कहाँ है। तो और कांग्रेस अगेन नंबर 1 पार्टी इन द 50s एंड 60s, पता नहीं कहाँ, 1-2 सीट भी नहीं आते, अब आए तो वो 2-3 सीट। तो द मोमेंट बीजेपी सेकेंड आ जाती है, जैसे देखिए तेलंगाना में और तमिलनाडु में और केरल में, what is common to these Telangana, Karnataka, Telangana, Andhra, Kerala and Tamil Nadu, इन चारों स्टेट में what is common? What is common is कि बीजेपी is neither first nor second. Whereas in every other place, wherever they were second till now, they have now become first. तो वो सेकेंड से फर्स्ट की दूरी बड़ी आसान है, क्योंकि उसमें एंटी इनकम्बेंसी आ ही जाती है। 15 साल अगर कोई रूल करे, और ये भी एक खास बात कि हमारे पास इंडिया में एंटी इनकम्बेंसी कई जगह, तो कांग्रेस के जितने स्टेट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंटी इनकम्बेंसी पहले दिन से हो जाती है, तो फिफ्थ ईयर बाद वो हार जाते हैं। इन अदर्स प्लेसेस लाइक केरला दैट यू सॉ, है ना, एंटी इनकम्बेंसी 10 साल के बाद होती है। ममता में 15 साल के बाद, द ओनली पर्सन
जिसपे एंटी इनकम्बेंसी होती नहीं, दैट इज मिस्टर मोदी. देयर इज नेवर बीन एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट हिम. एंड द बट आप थर्ड पॉइंट आई वांट टू से, 2024 का इलेक्शन यू कुड से कि ही डिडंट रीच मेजॉरिटी या 400 पार 24 वाला. na, yeah, that's right, 24 was the election that he lost. I mean, there is no doubt about it. बट गुजरात और असम में बिल्कुल देयर इज नो साइन ऑफ एंटी इनकम्बेंसी. And you see, 24 he got rescued by two of his regional parties. very friends who are, fair weather friends, Mr. Nitish Kumar and Naidu. But the third thing I wanted to say was that अगर हम जनरलाइज करें अब, तो ये तय हो गया है कि what sells in India, at least in the assembly elections, is hatred for the Muslim. It is hatred for the Muslim. As someone wrote, and I forget who, it is not enough to show that you are building temples. It is important to show that you are demolishing mosques. आप 5,000 टेम्पल बना रहे हैं Chandrababu Naidu, he will not win the next election. But Himanta Vishwas or Yogi, who will demolish 2 mosques, will certainly win the next election. And that is what you will see how Adhikari is speaking these days. The soon to be chief minister, if the horse whatever experts are right. If you see the kind of hate speech, Pranoy Roy ने कहा कि मैंने बहुत hate speech सुनी है, इतनी ज्यादा hatred कहीं किसी से नहीं सुनी. And he is competing against greats like Himanta Vishwas, Yogi Adityanath, Tejasvi Surya, और उनको वो पीछे छोड़ गया. And the fellow who was TMC, यानी 4-5 साल पहले जो all संघ परिवार को बड़ा बुरा भला कहता था. So therefore, I think these 3 are very strange things that we are seeing. एक, North, West and East, that has gone completely in the empire. The second is that we have only the states where BJP is number 3 or 4 are safe. Safe meaning from ultra right wing, whatever. And this third thing that I said, which is what is disturbing, is that you have to not only be hateful but also show hate to be able to win assembly elections. Those are the 3 things that I have learned from this election. तो एक चीज तो देखिए, if you look a little into the near future, एक तो एक delimitation वाला जो issue आ रहा है and मतलब delimitation was going to divide north and south. उससे पहले डिवीजन नजर आ रहा है नॉर्थ एंड साउथ का, वेरी क्लियर डिमार्केशन. पब्लिक आइडियोलॉजी में फर्क आ रहा है. इकोनॉमिक कंडीशंस तो पीपल नो के द पर कैपिटा इनकम का जितना फर्क है बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ. तो मुझे लगता है कि क्या will that really destabilize the country going forward, कि कब तक आप बर्दाश्त कर सके इस तरह की चीजें. दूसरी चीज ये है कि ये जो मतलब मैं डीप कभी कभी जब दिन में जब मैं रहता हूँ आई एम एनर्जाइज, जब रात को सोने जाता हूँ तो डिप्रेशन की तरफ जाता हूँ. तो उस डिप्रेशन में आई एक्चुअली प्रे कि मोदी अपनी हर गवर्नेंस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल रहे. अगर मोदी गुड गवर्नेंस के बेसिस पे इलेक्शन जीतने लगे तो मुसलमान बच जाएंगे. Then he doesn't need to kill Muslims या उनके मस्जिदों को या चर्चेस को तबाह करने की जरूरत नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए, पोलराइजेशन करने. लेकिन इट इज बिकमिंग ऑब्वियस कि ये सारे स्कीमें चल नहीं रही है. प्लस political parties are not able to distinguish. Everybody has the same thing. मैं जब जाके विजय के एजेंडा देखा, मतलब सिर्फ एक लाइन बहुत अच्छी दिखी कि आई एम आइडियोलॉजिकली अगेंस्ट बीजेपी एंड पॉलिटिकली अगेंस्ट डीएमके. तो बेसिकली मीनिंग ही इज इन द सेम आइडियोलॉजिकल स्पेस एज द द्रविडियन पार्टी. खाली ही सेइंग कि मैं करप्ट नहीं हूं, ये करप्ट है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थॉट. तो मुझे लग रहा है बट एवरीथिंग इज द सेम. वेलफेयरिज्म भी वही है, सारे के सारे रेवड़ी भी बांट रहे हैं. तो इन मेनी वेज जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, एवरीबडी सीम्स टू हैव अ वेरी सिमिलर एजेंडा. द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंशिएटिंग बीजेपी फ्रॉम दिस इज इट्स कल्चरल एजेंडा. तो पुष्पराज, लाइक व्हाट यू सी अबाउट द नियर फ्यूचर ऑफ इंडिया? क्या ये कल्चरल डिविजन
होगा, या अल्टीमेट हेजिमोनिक मतलब एक किस्म की एक वेरी पर्टिकुलर काइंड ऑफ हिंदू हेजेमनी एस्टैब्लिश हो जाएगी इंडिया में? हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मैं दो चीजें से मतलब थोड़ा ऐतराज रखता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है, और ना मुझे ये लगता है कि भाजपा लगातार इलेक्शन, जो प्रोफेसर अमीरुल्लाह कह रहे थे कि लगातार चुनाव जीत रही है। लगातार 2024 के बाद उनको हर वोटर को ब्राइब देना पड़ा है। हर बार आपको कुछ ना कुछ लड़की बहन योजना या कुछ अन्य पॉपुलर स्कीम प्रॉमिस करना ही पड़ा था। लगातार इलेक्शन कमीशन उनका साथ दे रहा है, लगातार गोदी मीडिया उनका साथ दे रहा है, लगातार आप एसआईआर के माध्यम से जो उनके समर्थक है उनको सक्षम कर रहे हो, और जो उनके विरोधी है, विरोधी पक्ष के जो कार्यकर्ता है या उनके परिवार है, उनको आप वोटर लिस्ट से हटा रहे हो। तो अगर इतने धांधलेबाजी कर रहे हो, तभी जाके आप अपने आप को मतलब यू आर लिटरली स्क्रेपिंग थ्रू। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जलवा तो चल नहीं रहा है अब। अगर सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट बढ़ रहा होता या चल रहा होता, तो सिर्फ मोदी जी पे वोट करे, एसआईआर की जरूरत नहीं पड़ रही थी इनको, ना इनको लोगों को घूस देने की जरूरत पड़ रही थी। अगर आप चुनाव के पहले, मतलब मॉडल कोड अनाउंस हो गया है महाराष्ट्र में, और चुनाव आयोग मतलब नजरअंदाज कर रहा है कि आपने 2 ट्रांचेस 10-10 हजार की बांट दिया है, मतलब 20 हजार आप बांट रहे हो मॉडल कोड कंडक्ट करने के बाद, होने के बाद। तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी का जलवा खत्म हो गया है। अब उनपे कोई वोट नहीं पड़ रहा है, अब वोट पड़ रहा है मतलब जो अंडरहैंड टैक्टिक्स के माध्यम से, इधर आप लोगों वोटर्स को ब्राइब कर रहे हो, या एसआर के माध्यम से लोगों को जो उनके विरोधी है उनको आप काट रहे हो, या इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पार्टीज के ऊपर दबाव डाल रहे हो, विधायकों पे दबाव डाल रहे हो कि आप छोड़ के हमारे पास आ जाओ। लगातार हो रहा है, ठीक है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि भाजपा का अब एजेंडा ये है कि 2024 की चुनाव के बाद इंडिया अलायंस एक साथ आ गई थी, उनका जो एजेंडा था संविधान बदलने का, उसके ऊपर एक रोक लगा दी है। तो अब वो एक और डीलिमिटेशन का आपने जिक्र किया प्रोफेसर मुक्तिदार, डीलिमिटेशन उनका, मुझे लग रहा है इट वाज देयर लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एफर्ट टू इफेक्ट हिंदू राष्ट्र। ये उनकी एक आखिरी कोशिश थी। इसके बाद वो लगातार अंडरहैंड टैक्टिक्स का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन में क्या था, डिलिमिटेशन में एक तो 15 साल पुराना डेटा आप यूज कर रहे थे, 2011 का डेटा आप यूज कर रहे थे, एंड आप आर्टिकल 82 का उल्लंघन कर रहे थे। जो संविधान में आर्टिकल 82 है, वो सीधे तौर पर कह रहा है कि डिलिमिटेशन तभी होगा जब 2021 का सेंसस खत्म होगा, सो इन दिस केस 2026 का सेंसस, वो आप नहीं कर रहे हो। फिर उसके बाद आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को ताकत दे रहे हो कि आप नॉमिनेट, बाय द वे ये बिल में, डिलिमिटेशन बिल में था कि आपके पास वो ताकत है कि आप एमपीज और विधायक को नॉमिनेट कर सको, लगभग 36 एमपीज को। तो आपने ये प्रावधान कर दिया है हर यूनियन टेरिटरी से। फिर उसके पास आपने ये भी कह दिया है कि मतलब ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा वो हम लोग लागू नहीं करेंगे, जिसके कारण जो सदर्न स्टेट्स है, महाराष्ट्र को गिन के मैं कह रहा हूं, जो सदर्न स्टेट्स है उनका जो बढ़ोतरी होती वो लगभग 65 सीट से होती, 63 to 65 सीट्स। लेकिन जो नॉर्दर्न सीट्स है उनकी बढ़ोतरी लगभग 202-203 सीट से होती। तो आप देख रहे हो डिसप्रोपोर्शनेट उनका, वो जहां सक्षम है नॉर्दर्न स्टेट्स में, जहां भी उन्होंने मध्य प्रदेश का चुनाव उन्होंने चुरा के लिया था सरकार, आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने दबाव में डाल के उधर लाए थे, राइट। तो उन्होंने कई गफलेबाजी करके वो नॉर्दर्न स्टेट्स में अपने आप को बसा रखा है। तो उन स्टेट्स को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे ताकि हमारी एक परमानेंट मेजोरिटी रहे। वो थैंकफुली एफर्ट डिफीट हो गया। अब पूरी तरह से जैसे नाजी पार्टी ने किया था 1932 में, वो भी, हिटलर भी कभी आए नहीं थी चांसलर बनके ऑफिशियली, दे आल्सो हैड टू डिप्लॉय इंसिडियस अंडरहैंड टैक्टिक्स। वही कर रहे हैं ये लोग। एसआईआर, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, जुडिशरी को इकट्ठा बना के एक ग्लाइस्टम करके वो लोग लगातार वही इफेक्ट कर रहे हैं जो वो करना चाह रहे हैं। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, रही बात असम और ये जो जम्मू कश्मीर की है, ये एक्चुअली अगेन डिलिमिटेशन से जुड़ी हुई है। असम में जो उन्होंने डिलिमिटेशन किया है और जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया है, ये जरा गौर से देखिए, बिकॉज वही मॉडल अब पूरे भारत में वो लोग लागू करने वाले हैं। असम में मैं जानता हूं एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहां एक बीच में जगह है
और उसके 8 टेंटिकल्स है, लिटरली लाइक एन ऑक्टोपस, और जितने भी मुसलमान या अहोम या टी ट्राइब्स है जो उनको वोट नहीं देते, उनको उस कंस्टिट्यूएंसी से निकाल दिया गया है। तो ऐसी जगह है कि एक गांव एक कंस्टिट्यूएंसी में है, बगल वाला गांव दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में, तीसरा वाला गांव तीसरे कंस्टिट्यूएंसी में है। ये उन्होंने जाके उन्होंने ये इलेक्शन जीता है, वरना इनकी मतलब देयर इज नो वे इन हेल, इतना एंटी इनकम्बेंसी, इतना करप्शन था, ये जीत पाते। तो ये एंड वेस्ट बंगाल का मॉडल है। वेस्ट बंगाल में इंस्टीट्यूशनल वॉरफेयर इन्होंने यूज किया है इलेक्शन कमीशन और एसआईआर के माध्यम से। डिलिमिटेशन जो असम और जम्मू कश्मीर में किया, थैंकफुली वो अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो मॉडल लागू हुआ देन यू कैन फॉरगेट अबाउट एनी ऑपोजिशन पार्टी, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब भी देयर इज अ रियल डेंजर कि जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस का मतलब जो सार्वजनिक संस्था है जिसका गैर उपयोग कर रहे हैं, मुझे पूरा डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, जो रीजनल पार्टीज है वो खत्म हो जाएगी। और अगर कांग्रेस पार्टी डज नॉट वेक अप, डज नॉट कॉर्स करेक्ट नाउ, अभी से मार्च 2029 तक लगभग 1110 दिन बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी अभी सक्षम नहीं हुई और अभी कॉर्स करेक्शन नहीं किया, वी आर हेडिंग फॉर अ सिंगल पार्टी स्टेट, जैसे चाइना की तरह। और जो डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड कोट अनकोट डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन होगा, वो भाजपा के माध्यम से ही होगा। देयर विल बी नो अपोजिशन, और अगर होगा इलेक्शन, इट विल बी जस्ट नेम सेक। देखिए, बंगाल में एक नया डेवलपमेंट हुआ है पिछले 2 दिन में, विच इज के अपेरेंटली के तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं, दे आर सडनली ओवरनाइट वो बीजेपी के बन गए सेइंग कि हम बीजेपी से हैं, बेसिकली टू एस्केप वायलेंस और आल्सो टू बेनिफिट फ्रॉम द इलेक्शन रिजल्ट्स। तो ये एक अजीब सा एक सिस्टम चल रहा है वेयर वैल्यूज और पॉलिटिक्स में अब बिल्कुल कनेक्शन ही नहीं रहा है। मतलब आप कैसा, आप हाउ कैन यू सडनली बिकम योर ओपोनेंट ऑन द नेक्स्ट डे? इसका मतलब आपके जो इनग्रेन्ड वैल्यूज थे, जिस वैल्यूज पे आपने पॉलिटिक्स की आपकी, दोज आर कंप्लीटली मीनिंगलेस। दूसरी चीज ये है कि जो फंडामेंटल इकोनॉमिक चैलेंजेस है इंडिया में, वो तो जा ही नहीं रहे। अनएम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू बी ए बिग क्राइसिस। हर साल तकरीबन 1 करोड़ या 1,20,00,000 जॉब्स नए चाहिए, वो नजर नहीं आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज डिक्लाइनिंग, और जो पैसा बन भी रहा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, वो कॉन्सेंट्रेट खाली अपर क्लासेस, मतलब अपर क्लास में हो रहा है। इकोनॉमिक क्लास नीचे परकुलेट नहीं हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो रहेंगी है। सो इवन इफ इट इज अ वन पार्टी स्टेट, तो बीजेपी क्या, मतलब हर साल बस यही माइनॉरिटीज के मंदिरें, मस्जिदें, चर्चेस तोड़ते हुए चलते रहेगी? बिकॉज इफ इट हैज आइडियाज टू डेवलप, वो तो नजर नहीं आ रहे। एंड जिस स्टेट्स में जो कह रहे हैं कि बीजेपी इज रूलिंग, जो एग्जांपल्स गुजरात का देते हैं, दैट स्टेट इज, वहां पर भी काफी यही कल्चरल पॉलिटिक्स हो रही है। तो फॉर द साउथ, एज दे सी ये सारा का सारा चीज आता है, लाइक व्हाट कैन दे डू टू एटलीस्ट इंसुलेट देमसेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ये इस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स और मतलब वेलफेयरिज्म। बिकॉज मुझे सबसे शॉकिंग चीज जो लगी तमिलनाडु की, कि अगर आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छा भी रहा relatively speaking, तो भी एंटी इनकम्बेंसी है। like Tamil Nadu was doing better than most states in India compared to other states economically। GDP भी आया, iPhone भी वहां से बन के निकल रहा है। It's like growing, it's one of the richest states in the country। उसके बावजूद people have gone and voted। और क्योंकि वहां पे बीजेपी didn't do very well, we can say कि उतनी ज्यादा रिगिंग नहीं हुई तमिलनाडु में जैसा बंगाल में हुई। So I'm taking the vote seriously in Tamil Nadu and saying, why are people being so anti-incumbent agar economy is also doing well? Yeah. Sir, in that sense, I completely agree with Pushparaj that अगर आपने देखा इस बार बंगाल इलेक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ तमिलनाडु येट, बट जस्ट टू कंप्लीट द बंगाल थिंग, कि अगर आप 1 करोड़ वोट डिलीट कर दो, अगर आप some important people you throw into jail, if you put thousands of crores of rupees into the election campaign, उसके बाद भी अगर हार जाते ना, तो आई मीन
one would have lost hope in maths कि कि उसके बाद कैसे हार सकते हैं आप? I mean, और वही हुआ. I mean, everything, it was as if there was really no need for an election in Bengal. Tamil Nadu, you see, Tamil Nadu में again, the political analysts will talk better. It is true that Tamil Nadu is India's most industrialized state. It is true that economic performance has been much above the average. It is true that if you see the period 1990 to 2025, Tamil Nadu's economic growth is almost the same as China's. Actually, if you see Tamil Nadu, Karnataka, Andhra, these three states, then you will find that the growth rate has been quite exactly like China in the last 30 years. It's just that China didn't have a north center to bring the average down. But you see, despite that, if you take Tamil Nadu, the inequalities are very stark. If you go to a constituency called Dharmapuri, or you will see that it is not very different from Bihar. तमिलनाडु में बोल सकते हैं हम हिंदी में तमिलनाडु के बारे में. इंग्लिश. तमिलनाडु में जो है वो जो इनइक्वालिटी है वो बहुत गंभीर है. और तो वो ना हमेशा से oscillate किया है तमिलनाडु में between DMK and Anna DMK. The issue this time was कि All India Anna DMK had nobody, no leader. और Vijay emerged very much like, तुमको याद होगा मुख्तार, when we were just getting out of school, Andhra Pradesh, which had a dominant Congress party, was challenged by this complete outsider. One fellow who, N.T. Ramarao, came in towards the end and he campaigned for barely 20 days and just swept the election. So there is something about popular characters. People say that Rajnikant and Kamal Hassan, who are bigger actors than Vijay, could not do that. But Vijay was somebody who, like N.T. Ramarao, was a political actor. If you see, for a long time, his films are political, and he's created that base, and he's clearly worked over the last 10 or 15 years to develop a base that allows him to win elections. Much like Pawan Kalyan did in the Telugu states. So ये तो है. But you see, again, if you look at the historical context, this one party dominance, and that is the scary part, and that's why we are worried. The scary part is that if you take a look at Japan, take a look at Italy, among the developed countries, and one can talk about several countries like Cameroon, where one party or one person rules for 40-50 years. That monopoly of power, that the single party thing that Pushparaj talked about, we've seen it in so many countries. And that despite, take Cameroon or take Italy, corruption scandals, people going to jail, all sorts of issues, but the same party keeps winning, like in Japan. So there is something about it. If you take the BJP in India, what is the achievement? Has the growth rate gone up? It has gone crashing down. The market is at its worst. The exchange rate is going to spaces that nobody ever thought it would. Unemployment is strikingly high. I think the economy and economists have become totally irrelevant in this whole debate. It is really, and unfortunately, it is so true. It is really about one significant other who you can keep blaming, who you can keep pointing fingers to, and make it a very easy. You see, and Pushparaj will endorse this. If you see the Prime Minister's speeches in Bengal or previously in Bihar, the absolutely only thing that he talks about are these intruders, these Ghuspatias. There is nothing else. And, the beauty about campaigning, as far as the right is concerned, the BJP is concerned, is that it is very simple, direct, the lowest common denominator kind.
why will anybody understand that the CPI has gone up, or that the wholesale price index should be the issue, or that the participation in workforce is down. They simply understand that there are these thousands of fellows, millions of fellows who are coming in, and they happen to marry several times and produce tons of children, eat meat, and they take away everything that is here. And there are all these parties who support them, who don't push them back, and our party is going to throw them out, and it is doing that by demolishing their mosques first. So it's a very straight, simple appeal to a very basic level, and that works. It works every time. Now, what the hope comes from what's happened in UP. And the UP election in 2024 was an absolute eye-opener, and something that was extremely heartwarming for all of us. What happened in Amethi, what happened in Ayodhya, that's significant. That there it seems that the hate has passed its expiry date. It went far too much, and people said, okay, enough. Now, am I reading too much into one election? Too much? But that was the laboratory, and that is where you found that people, got very heavy weights to lose their election. If you saw the counting, the Prime Minister himself was losing till the 9th or the 10th round in a city like Banaras. So the UP election, contrary to all, apart from and exactly opposite to all other elections, is an election that shows that at some point this kind of very low level hatred gets people. They get wary of that. The other end is Kerala, which will intellectually not allow this. So we have both examples. पुष्पराज, आपके दो कनेक्शंस हैं. एक तो यू आर एसोसिएटेड विद द कांग्रेस पार्टी एंड यू आर आल्सो ऑन द प्रोग्रेसिव साइड ऑफ द कांग्रेस पार्टी. तो इस इलेक्शन में आपने देखा कि लेफ्ट इज फिनिश्ड, खासतौर से जो केरला में हुआ. योर पार्टी हैज बेसिकली वाइप्ड आउट द लेफ्ट फ्रॉम केरला. तो अब इंडिया में कहीं भी कोई ऐसी लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टीज आर नॉट इन प्लेस इन पावर इन एनी ऑफ द स्टेट. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री जो ऐसा हुआ है कि कहीं भी लेफ्टिस्ट आर नॉट इन पावर. और उससे हटकर जो एक चीज जो हुई है असम में कि आई थिंक 19 में से 18 जो MLAs हैं असम के, वो मुस्लिम हैं. सो इज इट पॉसिबल कि अब सारा का सारा, मतलब मैंने आज से 4-5 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैं कह रहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ज्यादा बड़े एडवोकेट इंडियन मुस्लिम्स हैं. If you notice how Asaduddin Owaisi जितने बार he refers to the constitution, I don't see the BJP leaders talking about it because they know कि constitution में वो protections हैं for minorities जो that will protect minority rights. तो ये जो तब्दीलियां आप देख रहे हैं with the decline of leftist ideology या leftist parties, is it because के वो ideas are not appealing, या is it because के एक तरह से कह सकते हैं कि they are not being implemented? वही करप्शन जो दूसरे पार्टीज में है वो लेफ्ट और प्रोग्रेसिव पार्टीज में भी आ गया. बिकॉज एक होप जो हमारे लिए है जो हंगरी के इलेक्शंस है जहां ऑर्बैन लॉस्ट, वहां पे ही हैज डन ऑल दिस ट्रिक्स. वो SIR भी था वहां पर, वोट कैप्चर, हर सारी चीजें करके हंगरी में ऑर्बैन लॉस्ट, विच इज क्वाइट अ होप फॉर प्रोग्रेसिव्स के दे कैन कम बैक. तो आपको ऐसा लगता है कि is there still room for ideas based politics in India, खासतौर से progressive politics which require a level of sophistication जो आमिर कह रहे थे उसके खिलाफ? अगर आप social justice की बात करना चाह रहे हैं तो you need the audience to be a little bit more sophisticated than अरे ये तो घुसपैठिया है, more than that. प्रोफेसर खान, आपने कई सारे क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन में पैक कर दिया है. सॉरी. बहुत ही संरचनात्मक प्रश्न है आपके. तो एक एक करके जितना जैसे मुझे ध्यान आता रहता है मैं उसको जवाब देना चाह रहा हूँ. देखिए, जो हंगरी में हुआ था वो मैन टू मैन मार्किंग हुई थी. तो उन्होंने सारे
जो पार्टी जीत के आई है वो सेंटर राइट है, लेकिन जितने भी पार्टीज है, सेंटर लेफ्ट, लेफ्ट सेंटर, एक्सट्रीम लेफ्ट, वो सारे इकट्ठा होके जहां स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है जो विक्टर ओरबान के पार्टी को हरा सकते थे। और आपको याद होगा कि उनके जैसे ही वो कॉर्विनस फाउंडेशन है जो यहाँ के अपने जो अदानी जी है, ऐसे कॉर्विनस फाउंडेशन है जो उनको बहुत ही मतलब उनका जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज से उसको पैसा मिल रहा था, उन्होंने बेसिकली मोनोपलाइज कर दिया था, उससे उनको चंदा देते थे। तो उन्होंने मैन टू मैन मार्किंग की थी कि एक ओरबान के कैंडिडेट के खिलाफ एक ही हमारा कैंडिडेट होगा और बाकी सब पूरी पार्टी जितनी भी उनको मदद करेगी। अब ये 2024 में जब इंडिया अलायंस बना था, गठित हुआ था, तब ये एक किस्म से कोशिश हुई थी और इसमें कई सारे लोग थे, सीताराम येचुरी थे, खड़गे जी थे, खुद ममता बनर्जी थी, उद्धव ठाकरे थे, राहुल गांधी, ये सब लोगों ने मिलकर तय किया था कि मैन टू मैन मार्किंग जहां होगा वहां होगी। लेकिन अब हम ऐसे दौर पे आ गए हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं भी चाहता हूं कि हम लोग इंडिया अलायंस को जारी रखें। इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि हम लोग एज एन इनफॉर्मल सेक्रेटेरिएट काम करें, सारे जो कमिटीज थे हम लोग उसमें मदद करते थे लगातार। लेकिन अब आप देखिए द रियलिटी, वास्तविकता ये है कि एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, जेडीएस जो भी बचा है एंड देयर ऑलरेडी अलाइड विद बीजेपी, फिर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेडी, हालांकि वो उनके साथ है, और अन्य जो टीएमसी, अगर आप, हालांकि दे आर नॉट डिमोलिश्ड, फिर दोनों सीपीएम, सीपीआईएम, सीपीएमएल, तीनों पार्टीज लेफ्ट की, ये सारी पार्टीज एक एक करके नष्ट की जा रही है, राइट। वाईएसआरसीपी, टीडीपी, बीएसपी, ये सारी उसी लाइन में आती है। दे आर इफेक्टिवली बी टीम, और उनके ऊपर मैं आई डोंट मीन दिस एज एन इंसल्ट, उनके ऊपर इतना दबाव डाला गया है कि आपके लीडर पे, आपके पार्टियों के ऊपर इतना हम लोग दबाव डालेंगे कि आप हमारे अंदर मत आइए, जैसे कर्जन ने किया था कि बफर स्टेट्स होंगे, वैसे ये हमारे बफर पार्टीज है कि यू विल सीमिंगली बी इंडिपेंडेंट बट आप हमारी इशारों पे नाचेंगे। तो अब मैन टू मैन मार्किंग का जमाना नहीं रहा। अगर अब जो रीजनल पार्टीज रहे, एंड आई सी दिस विद ऑल रिस्पेक्ट बिकॉज बहुत अच्छे संबंध है आरजेडी, डीएमके, इन सारे पार्टी, एनसीपी, शिवसेना के साथ, लेकिन अगर इन पार्टीज को रियलिस्टिकली असेस करना है, आज देश भर में सिर्फ एक ही पार्टी है जिसका प्रेजेंस लगभग जितने भी 5000 विधायक की सीटें हैं और 555 जो 543 जो लोकसभा सीट से, एक ही पार्टी है जो आज जीवित है, वो है कांग्रेस पार्टी। वेदर यू लाइक इट और नॉट, द कांग्रेस विल हैव टू स्टेप अप और रीजनल पार्टीज ने इनका समर्थन करना पड़ेगा। ये एक चीज है। दूसरी बात यह है कि इसके बाद आप ये भी सोचिए कि 92 के दौरान, 92 के जो बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, उसके बाद जो उसके पहले जो 30-40 वर्ष तक हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स की जो पैराडाइम रही थी, जिस इंदिरा गांधी ने उसको फेमसली कैप्चर कर लिया था कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, राइट। इट वाज हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स, राइट। वो पैराडाइम चेंज होके हिंदू वर्सेस रेस्ट हो गया है। अब उसका कल्मिनेशन आज आ गया है, लेकिन इसमें भी फिशर्स है। एंड मुझे लगता है कि जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, और इसमें हमने उनके साथ बहुत करीबी से काम किया है, जो कास्ट सेंसस की बात हुई थी, एक ही काउंटर है। आप रोटी कपड़ा मकान सड़क बिजली पानी या जान जहान जीविका की बात करें, और कई जगह हमने की है, महाराष्ट्र में भी की है, अन्य जगहों पर भी की है हमने। इट डज नॉट कट आइस विद एन इलेक्टोरेट जो पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है कि हम ओबीसी है या हम दलित है और हमने मुसलमानों को पीड़ित करना है, बिकॉज ये एक्चुअली दूसरे लोग हैं। तो ये जो आप कह रहे हो, ये जो डॉग विस्लिंग कर रहे हैं, जो प्रोफेसर अमीरुल्लाह खान कह रहे थे कि आप बांग्लादेशियों की बात कर रहे हो, घुसपैठियों की बात कर रहे हो, वो घुसपैठी नहीं है, इट इज डॉग विसल कोड फॉर मुसलमान और भारतीय मुसलमान। हम ये कह रहे, और शुभेंदु अधिकारी और हिमंता बिस्वा शर्मा ने ओपनली कहा है कि हमें मुसलमानों की जरूरत ही नहीं है, भाड़ में जाए ये लोग, हमको ये 15% वोट चाहिए ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव? दे आर ट्राइंग टू अचीव अ लार्जर कंसोलिडेशन, और इसका सिर्फ एक काट है, कास्ट। देयर इज ओनली वन काट। आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव इन कास्टिज्म. I don't believe that caste should be primary variable to organize society, but that is the only way to cut religious communalization. और आज we can't even say कि liberal communalism है. It is, we have crossed moderate communalism, extreme communalism तक हम लोग जा रहे हैं, जो बिपिन चंद्र का famous categorization था 3-4. तो
इस समय आप समझिए जो ओबीसी है, डोमिनेंट ओबीसी, सबकास्ट ओबीसी भाजपा को वोट देता है, सिवाय आरजेडी और बिहार और एसपी को, बिहार और यूपी को छोड़ के जो यादव है वो आरजेडी को या एसपी को देता है, बाकी सारा ओबीसी बीजेपी को वोट देता है, राइट? डोमिनेंट कास्ट एज वेल एज सबकास्ट। दलित सबकास्ट, दलित डोमिनेंट कास्ट है या तो बीएसपी के साथ है इन यूपी जाटव, बाकी स्प्लिंटर्ड है, जैसे महाराष्ट्र में आरपीआई के अनेक फैक्शंस है। दलित जो सब कास्ट है वो भाजपा के साथ है। मुसलमान एक तरफ कंसोलिडेट हो रहा है कांग्रेस के साथ, जाहिर की बात है। लेकिन आपको, और आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात करी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। महाराष्ट्र में वो चुनाव आने लड़े, उनका कोई इधर अस्तित्व नहीं था। वो 24 सीटों पे लड़े, 24 सीटों पे कांग्रेस पार्टी हारी और भाजपा को वो 24 सीट मिले। और ये लगातार मैं देख रहा हूं, बिहार में भी यही हुआ, वेस्ट बंगाल में भी, असम में भी जेएमएम ने शुरू किया। बीजेपी स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉइंग दीज पार्टीज टू कट द वोट्स दैट आर शॉर्ट कमिंग टू द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी। और आई एम सॉरी, वी हैव टू बी वेरी टैक्टिकल अबाउट दिस। जो भी वो बोले पार्लियामेंट में, संसद में, संविधान की बात करें, ठीक है, लेकिन आपका जो रवैया है, राजनीतिक रवैया, वो प्रोग्रेसिव पार्टीज को कमजोर करने का है। तो एक जमाने में, माई पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट, एक जमाने में कांग्रेस सिस्टम जो होता था उसके 3 समुदाय उसके साथ होते थे, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण। ब्राह्मण भले ही 3-4% हो देश भर में, लेकिन मीडिया, जर्नलिज्म, सॉरी मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, ये सारा कंट्रोल करता है आज भी। दिस इज द रियलिटी। तो one has to stop functioning like a social movement and think that these people control the levers of power today, even today. और भाजपा बेवकूफ है कि वो 3%, if you see, BJP is primarily an OBC and Dalit party now. But why are they still catering so hard to ensure that उनके साथ ब्राह्मण रहे? Because they control the levers of institutional power in India. जब वो चेंज होगा फ्यूचर में वो अलग बात है, लेकिन आज तो वो है ना, और आपको चुनाव जीतना है। तो कांग्रेस सिस्टम में ये 3 साथ थे, प्लस 1 डोमिनेंट पार्टी फ्रॉम 1 रीजन। तो रेड्डी हो उसमें, मराठा हो यहाँ साउथ में, मतलब वहां या तो लिंगायत हो या क्या बोलते हैं ये, कलिगा हो, जो भी है। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग दैट डिफर्स। अब बिकॉज ऑफ सिद्धरमैया वो कुर्बा और ओबीसी वोट हो गया है, लेकिन दलित, मुसलमान, ब्राह्मण एंड 1 रीजनल डोमिनेंट कम्युनिटी, ये आपका सिस्टम है। You're going to have to work in the next 1100 days to basically ensure कि ये सोशल री इंजीनियरिंग आप करो। जब तक आप ये नहीं करते, जब तक कांग्रेस पार्टी, और सिर्फ कांग्रेस को ही ये करना पड़ेगा, रीजनल पार्टीज के पास वो सैंक्शन नहीं है, बिकॉज दे पीक नाउ। एसपी यादव के बियॉन्ड जा नहीं सकती है, आरजेडी यादव के बियॉन्ड जा नहीं पा रही है, बीएसपी जाटव के बियॉन्ड जा नहीं पा रही है। तो हम लोग वी कैन लिव इन कुकू लैंड एंड लाडीला की थिंकिंग कि कोई रीजनल पार्टीज लाइक आम आदमी पार्टी आएगी और वो भाजपा को टक्कर देगी। नहीं हो रहा है। अगर आपको संवैधानिक ढांचे और भारत की चिंता है, तो आपको जो अभी सक्षम दल है वो कांग्रेस पार्टी है। और ये मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ इसलिए नहीं कह रहा हूं, इट इज एज मच एज अ टैक्टिकल एंड अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी। यू विल हैव टू इंजीनियर सोशली द पीपल यू हैव डूइंग, एंड सिर्फ माहौल बनाने से काम नहीं होगा। वो जमाना चला गया कि एक रैली करो, 10 लाख लोगों को लाओ और आप चुनाव जीत जाओगे। उधर नहीं, बूट्स ऑन द ग्राउंड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं बोल रहा हूं, महाराष्ट्र में हमारे, जहां मैं कोल्हापुर में इधर रहता हूं, म्युनिसिपल इलेक्शंस में भाजपा ने पूरी कसर लगा दी। इलेक्शन कमीशन, एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने 27 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में इलेक्शन ही नहीं करने दिए 6 साल। उधर का सारा जो 1.8 लाख करोड़ का बजट था वो पूरा इसमें लगा दिया, प्रचार और प्रोपेगेंडा में। 6 पार्टीज थी उनके साथ, हमारे पास कुछ नहीं था। पूरा महाराष्ट्र में वाइप आउट हो गया है। कांग्रेस पार्टी डिड बूट्स ऑन द ग्राउंड। और मैं ये जानता हूं क्योंकि मैं खुद 112-113 बूथ्स में गया हूं, लोगों से भीख मांगी है, पूछा है कि बताओ क्या है ये। सब लोग मानते हैं कि मोदी चोर है, सब लोग मानते हैं कि भाजपा भ्रष्ट है, सब लोग मानते हैं कि विकास नहीं हुआ है, अच्छे दिन नहीं आए हैं, लेकिन कोई बात करने को तो आए उधर। हाँ, जमाना चला गया कि आप रैली पे कोई देखेंगे और वोट करेगा, नहीं। वोट हो रहा है आज, और भाजपा के पास ये कंट्रोल है। सो यू विल हैव टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, यू विल हैव टू गो टू पीपल। अगर आपने ये कर दिया, सोशल इंजीनियरिंग किया, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं 2029 में बीजेपी कैन नॉट कम। मैं बोल रहा हूं बिकॉज महाराष्ट्र, जहां आरएसएस का जन्म हुआ है, सबसे सक्षम स्टेट है महाराष्ट्र के लिए, आरएसएस के लिए। दे डोंट हैव पीपल बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल। बूथ पे उनके लोग नहीं है, उनको मर्सनरीज खरीदना पड़ रहा है
क्योंकि आरएसएस के लोग इतने कमजोर हो गए, उनके पास फॉर्च्यूनर आ गए, बड़े बड़े बंगले आ गए, दे डोंट डू द वर्क दैट दे वर सपोज्ड टू डू। दिस इज अ वैक्यूम। अगर ये वैक्यूम आज हम लोग नहीं भरेंगे तो आप मान के चलिए अगले 15 साल भाजपा ही रहेगी इधर सेंटर में और राज्यों में। हमें इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देयर इज एन लीडरशिप वैक्यूम इन इंडिया। तो अगर हम ये कहें कि मोदी की मैजिक खत्म हो गई है एंड दैट मोदी इज नॉट इनफ टू विन इलेक्शन फॉर भाजपा, तो इंडिया में देयर सीम्स टू बी, मतलब या विजय हैज कम एंड हैज शोन सम करिश्मा इन तमिलनाडु, बट विजय आई डोंट थिंक कैन विन इवन इन केरला और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। आई डोंट थिंक उनको नॉर्थ में तो वो मेरे ख्याल से वो काउंसिल की भी सीटें नहीं जीत सकेंगे कहीं भी एनीवेयर इन इंडिया। सो देयर इज, मतलब देयर इज नो नेशनल अपील इन लीडरशिप और विजन। और तो इन द साउथ एक एक अजीब सा सिचुएशन नहीं है कि द पार्टीज हैव डन, जैसा आपने कहा कि चाइना की रफ्तार के साथ ये ग्रो कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर वर गुड पॉलिसीज इन प्लेस ना साउथ में, एटलीस्ट रिलेटिवली स्पीकिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया वगैरह। तो ये गुड पॉलिसीज होने के बावजूद there seems to be this constant fear के there will be loss of parties, even though Congress अब South में consolidate हो रही है। Everywhere I go, at least Telangana में they seem to think it's very fragile, कि it is quite possible कि Revanth Reddy will lose next elections. People are already saying that. तो ये जो फ्रेजिलिटी है ऑफ नॉन बीजेपी पार्टीज एक तरह से, इवन दो दे आर परफॉर्मिंग वेल इकोनॉमिकली, दे आर डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली टू इंडिया, तो इसके वजह से मतलब व्हाट इज इट से अबाउट इंडिया की डेमोक्रेसी के डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई है। दिस इज जस्ट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज आर जस्ट अबाउट वोट कलेक्टिंग मशीन्स, खाली ये वोट कलेक्ट करना सीख रहे हैं या जान रहे हैं। बिकॉज डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इलेक्शन ना, इलेक्शन तो 4-5 साल में एक बार होता है, बट यू आर सपोज टू हैव अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी कमजोर होती जा रही है? बिकॉज एवरीबडी थिंक्स ऑफ डेमोक्रेसी जस्ट एज इलेक्शन एंड हाउ टू विन इलेक्शंस एंड हाउ टू स्ट्रेटेजाइज, और सिविल सोसाइटी कमजोर हो रही है, गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो रहे हैं बिकॉज दे आर सो पोलिटिसाइज नाउ। मतलब इलेक्शन कमीशन ही हैज बिकम ए विंग ऑफ द बीजेपी। तो इस तरह का जो स्टेट कैप्चर हो रहा है, तो मतलब डू यू फील ऑप्टिमिस्टिक के इंडियन डेमोक्रेसी इज गोइंग फॉरवर्ड या नहीं, या कमजोर हो रही है? Acemoglu won a Nobel Prize for this. Acemoglu ने कहा, why nations fail? That was his question. That's the name of his book. And in that he says nations fail when their institutions become weak, when they no longer allow people to express, when they no longer innovate, and when they tend to become centralized. And that is clearly getting validated in your country and in my country. Exactly the same thing happening. A weakening of institutions, weakening of democracy, a weakening of accountability, and it's writ large everywhere. So now, is that a function of decline in the democratic spirit? That's a tough question to answer. Have we been democratic ever, or have we only been voting populations? Is democracy in India equal to a vote every 5 years? That's a bigger question, and I am not qualified to answer that. But what is clearly happening is that every 5 years, it's like, let me tell you, because I'm a teacher, I'll use the teaching analogy. 100 years ago or 50, maybe sometime in the glorious past. हिंदी में बोला, हिंदी में बोल। अरे हाँ, सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गया भाई। तो जब बहुत पहले हम या 100 साल पहले की बात करें अगर, तो तालीम का मतलब क्या था? तालीम का मतलब था कि आप कोई बड़े इदारे को जाते हो और वहां पे जहन बनाते, मालूमात बनाते, वैल्यूज सीखते, ऑल ऑफ दैट। अब जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो क्या करते हैं? अब तालीम का मतलब हो गया है वो एंड ऑफ द ईयर का एग्जाम। वो इम्तिहान में आप 98.73% ला लीजिए, वो उसी तरह के नंबर जितने जो आपने
बंगाल में देखे ना 92% वोट बिल्कुल वही था। हमारे जमाने में 50-55% हम पढ़ते थे 10वीं में 55-60% लाते थे, खुश होते थे। अब बच्चे 97% लाते हैं, खुश नहीं है। उसी तरह से ये वोट परसेंटेज हुआ। तो हमारी डेमोक्रेसी, हमारा रुझान बिल्कुल हमारे एजुकेशन सिस्टम की तरह हो गया है कि क्वालिटी कुछ नहीं, बहुत सारी क्वांटिटी, आखिरी दिनों में कुछ कर दें, किसी तरह से एग्जाम लिख दें, ट्यूटोरियल में पढ़ लें, चिट्ठियां बना लें, वो गाइड्स पढ़ लें और 98% ले आए। ये हमारा इलेक्शन भी ऐसे हो गया कि आप 4 साल कुछ ना करें, 5वें साल में आप एक एक आर्टिकल 370 निकाल दें, कुछ ट्रिपल तलाक कर लें, कोई काशी की बात कर लें और इलेक्शन जीत जाइए। तो यू आर राइट। और वो जो है ना डेमोक्रेसी, वो इसका मेजरमेंट भी तो है इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स। जिस तरह से इंडिया ने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो कूदते फांदते नीचे की तरफ आई है, अब हम बिल्कुल आखिरी के 10-12 कंट्रीज में है प्रेस फ्रीडम में। उसी तरह से हम वो एंडेंजर्ड है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। तो ये तो तय हो गया कि ज्यादातर इलेक्शन एक ऐसा एग्जाम हो गया है आखिरी मिनट का, जिसमें वो बच्चा जिसने ज्यादा रट लिया हो, जिसने ज्यादा टीचर को खुश कर लिया हो या टीचर को खरीद लिया हो, वो जीत जाएगा। उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और जो दूसरा सवाल आपने किया वो ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो सवाल ये था कि क्या इंडिया में लीडरशिप खत्म होती है। और ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके कई पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि अगर मैं आपसे पूछूं, रेटोरिकल क्वेश्चन है, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद क्या इंडिया में कोई लीडर आया भी? जिन लीडर की बात करते हैं वो जवाहरलाल नेहरू पे खत्म हो जाते हैं। इंदिरा गांधी आई, लेकिन इंदिरा गांधी के साथ सारे कंट्रोवर्सीज, ऑल ऑफ दैट, शी सर्टेनली बड़ी टॉल लीडर, बट वो भी एक एक एक्सेप्शन के अलावा मुझे कोई और लीडर बता दी अच्छे, जो अच्छे दौर थे ना इंडिया के। एक अच्छा दौर वो था जो 91-92 से शुरू हुआ और 2014 तक चला। और उसमें आप देखिए वो कौन से लीडर है, वो लीडर जिनको हम लीडर समझते ही नहीं थे। नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, दोबारा मनमोहन सिंह, इन सब लोगों को कौन लीडर समझ, कौन कहता था कि ये बड़े लीडर है, लेकिन इन्होंने सबसे अच्छा काम किया। तो हमारे पास अगर आप नंबर भी देखें, डेटा भी देखें, तो पिछले 30-40-50 साल में हिंदुस्तान की तरक्की जब हुई है जब हमारे पास कमजोर लीडर रहे। जिन दिनों कमजोर लीडर रहे उन दिनों जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा रहा। जब भी आपने एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग लीडर लाए, वेदर इट वाज the emergency days of इंदिरा गांधी, whether it was जब आप ये पिछले 12 साल, तो आप देखिए कि जहां मजबूत सरकारें आई, जहां स्ट्रॉन्ग लीडर आए, ये ऐसी मोगलू फिर कहते हैं कि भाई आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन चाहिए, आपको अच्छे तगड़े लीडर नहीं चाहिए, तगड़े इंस्टीट्यूशन चाहिए। अब हमारे पास तगड़े लीडर रह गए और वीक इंस्टीट्यूशन रह गए। उस पे भी मैं आपसे आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि कौन लीडर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर को हटा दें तो कौन लीडर है बीजेपी में ही? कौन सा लीडर? 2003 के बाद जब वाजपेयी की तबीयत बहुत खराब हो गई, कौन था लीडर को बीजेपी में? नरेंद्र मोदी ने जब अनाउंस किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, सारा मुल्क हंस पड़ा कि ये कहां से बन जाएंगे, ये तो विजय की तरह, विजय तमिलनाडु में जीत रहे हैं, मोदी गुजरात में जीत रहे हैं, ये 2 सीट महाराष्ट्र में नहीं जीत सकते, अब तो अरुणाचल में भी जीत रहे हैं। तो लीडरशिप का बड़ा एक अजीब फुकदान है इंडिया में। हमारे यहाँ लीडर ना वो ऐसे ही पैदा हो जाते, अचानक पैदा होते। पवन कल्याण कहाँ से लीडर, अब वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हुए। तो अब महाराष्ट्र में देखिए आप कौन है। मैं अपने स्टूडेंट से ये पूछता हूँ कि भाई तुम ये बता दो, तुम में से कोई ये बता दो कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन है, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन है, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है। आप हिंदुस्तान का हेल्थ मिनिस्टर का नाम बता दो।
ये अब डिफेंस की बात नहीं हो रही, जंग लड़ रही पूरी दुनिया, डिफेंस मिनिस्टर कौन? तो लीडर तो है ही नहीं हमारे पास वैसे भी किसी भी पार्टी। I mean, that's a very depressing and funny assessment. Pushparaj, you want to take a shot at it? नहीं, इनफैक्ट जो प्रोफेसर अमीरुल्लाह कह रहे थे वो एक्चुअली बीजेपी का वीकनेस भी है। अनफॉर्चुनेटली जो 80 के दशक में, लेट 70s और अर्ली 80 के दशक में जो कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ, हालांकि कम लेवल पे हुआ, लेकिन आज ये दो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने पर्सनल लॉयल्टी को रिवॉर्ड किया है कॉम्पिटेंस के अलावा। प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर्स का आप बात कर रहे थे, आप कैबिनेट को देख लीजिए, यूनियन कैबिनेट में आप जो भी 5 या 6 लोगों का नाम लोगे, या तो वो टेक्नोक्रेट्स होंगे जो ब्यूरोक्रेसी से प्रमोट हुए, ये क्या बोलते हैं, अश्विनी वैष्णव, जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, राइट, या दूसरे पार्टी से इंपोर्ट हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो कहने का तात्पर्य पुष्पराज पुरी साहब को तो किसी और वजह से जानते हैं लोग, वो अलग बात है। वो प्रोफेसर खान के चैनल को प्रतिबंध ना कर दे इसलिए मैं जिक्र नहीं कर रहा लेकिन ये जो कह रहे हैं, उन्होंने पूरी अपनी जो सेकंड रंग की लीडरशिप है उसको नष्ट कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने आरएसएस की सेकंड रंग को भी नष्ट कर दिया है। मैं जानता हूं कि आरएसएस के कई सारे लोग कहते हैं कि इन्होंने हमको खोखला कर रखा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले लीजिए या कहीं और ले लीजिए, दे हैव अगेन प्रायोरिटाइज अ मोदी शाह लॉयलिस्ट। तो अभी जो दत्तात्रेय होसाबले को प्रमोट किया है भैया जी जोशी के को बाईपास करके, या अन्य जो ट्रेडिशनल, I don't believe there is a moderate RSS, but in their vocabulary की moderate RSS के प्रचारक और ऑफिस बेरर्स को नजरअंदाज करके मोदी लॉयलिस्ट को प्रमोट करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि सिर्फ उनकी चलेगी। अब यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि कभी ना कभी प्रधानमंत्री मोदी तो या तो रिटायर होंगे या हारेंगे 2019 में 29 में। जब ये होगा, दिस होल स्ट्रक्चर विल कोलैप्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं होगा कि भाजपा सिर्फ कोलैप्स करेगी। भाजपा बहुत शातिर, एटलीस्ट मोदी और शाह के नीचे बहुत शातिर संगठन बन चुकी है। जैसे आम आदमी पार्टी को उन्होंने प्रॉपअप किया दिल्ली में, वैसे ही वो 100% एक और फॉर्मेशन को प्रॉपअप करेगी जो एक सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव ऑल्टरनेटिव बन के आएगी, खड़ी होगी। अब वेदर वो आम आदमी पार्टी है या कोई और है ये नहीं जानता हूं मैं, लेकिन क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल है, क्योंकि सेना में उनके लोग भर्ती है, मीडिया में लोग उनके भर्ती है, ये जो स्लीपर सेल भरे हैं, आज तो पब्लिकली में कुछ है, लेकिन जो कई सारे लोग स्लीपर सेल है। प्रॉब्लम ये है, ये जो प्रगतिशील जो सरकार आएगी 2029 में, अगर आएगी तो ये उनको एक चक्रव्यूह में फंसा देगी। और अगली बार जब आएंगे भाजपा, वो उसमें अमित शाह होंगे या योगी आदित्यनाथ होंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी को एक लिबरल मसाया की तरह प्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि वो इतना कट्टर रूप से अपने मतलब एजेंडा को इम्पोज करेंगे भारत के ऊपर। तो ये जगरनॉट को रोकना 2029 में एक एग्जिस्टेंशियल इश्यू है। अगर अभी नहीं रोक लगाई हमने, और जैसे डीनाजिफिकेशन जो हुआ था न्यूरमबर्ग के बाद, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के बाद, अगर उस प्रोसेस को हमने नहीं किया तो माफ कीजिए, इसमें हम लोग बहुत मतलब 50 साल पीछे चले जाएंगे। ऑलरेडी मेरा मानना है कि इंडिया हैज ऑलरेडी लॉस्ट एन एंटायर डेकेड बिकॉज ऑफ द बीजेपी। मेरा अगर ये चलता रहा तो वील लूज अनदर 30 इयर्स। और चीन तो चला ही गया है हमारे आगे, लेकिन बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये भी हमारे आगे चले जाएंगे। तो दिस इज बोथ फ्रॉम एन इलेक्टोरल constitutional democratic point of view, but more importantly from a national interest point of view, 2029 बीजेपी has to go, because सारा जो है विदेश नीति, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि क्षेत्र, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई है। मतलब जो लोग नाच के कह रहे थे मेक इन इंडिया, जो 17 प्रोफेसर अमीरुल्लाह कहेंगे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरान जो था, वो जो था, और आज का दौर देखिए क्या है। द शेयर ऑफ 12% हो गया है, 17 से 12। और बेरोजगारी देखिए, आज मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था कि इजराइल ने कुछ इश्तहार निकाला है कि जो 25 से 50 वर्ष के जो युवक भारत में हैं, जो एजुकेटेड है, वो इजराइल में जा सकते हैं केयर गिवर की तरह।
हम लोग उनको 2 लाख वैकेंसीज निकली है। सिमिलरली श्रमिक भारतीयों को लेके जा रहा है, तो इन्होंने 2 करोड़ हमको रोजगार का दावा किया था, मतलब वचन दिया था। भारत में हम लोग भेड़ बकरी की तरह बाहर भेजे जा रहे हैं। तो व्हाट इज दिस मैन डूइंग? पूरा समय तो ये चुनाव में रहते हैं, यही उनका था 18 घंटे काम करने का। ये मतलब जो उन्होंने बोला था मैं 18 घंटे काम करता हूँ देश के लिए नहीं करते हैं। और ना वो प्रधानमंत्री देश के है, वो भाजपा के प्रधानमंत्री है, और ये दिख रहा है अब। और ये कब तक चलता रहेगा? जी। पुष्पराज, आमिर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू बी वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने इतना कैंडिडली और फ्रैंकली बात किया। ये बातें सुनना ज़रूरी है, और आई होप कि मेरे सुनने वाले लोग, कॉन्वर्सेशंस को देखने वाले लोग विल थिंक अबाउट इट। अगर आपको बात पसंद आई या ना आई, बात कड़वी है तो, लेकिन बात तो सच्ची है। बात जितनी सच्ची होती है वो ऑफन उतनी ही कड़वी लगती है। सो यस, इंडिया एक ऐसे मौके पर है कि मुझे लगता है अभी भी कि इंडिया के पास 5-10 साल का वक्फा है, जिसमें इफ दे गेट देयर डक्स इन ए रो, यानी उनके जो असल प्रायोरिटी थे अगर उसको सही कर लें, तो इंडिया चाइना के साथ 200-300 साल तक एक डोमिनेंट पावर रहेगा। लेकिन अगर ये 20-25 साल का वक्फा अगर ये मिस कर दे, तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप, बिकॉज एक विशियस साइकिल में वो फंस जाएगा ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। यानी तो इकोनॉमी भी नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी। एटलीस्ट चाइना के पास इकोनॉमी है, और जो देयर आर अदर कंट्रीज जिनके पास इकोनॉमी नहीं है। भारत के पास एटलीस्ट डेमोक्रेसी थी, तो अब डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी और इकोनॉमी भी नहीं रहेगी। आई थिंक दैट इज द बिग रिस्क दैट वी आर रनिंग। सो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत बहुत, आप दोनों का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, और आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। बाय। शुक्रिया। बाय। पुष्पराज, आमिर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू बी वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने इतना कैंडिडली और फ्रैंकली बात किया। ये बातें सुनना ज़रूरी है, और आई होप कि मेरे सुनने वाले लोग, कॉन्वर्सेशंस को देखने वाले लोग विल थिंक अबाउट इट। अगर आपको बात पसंद आई या ना आई, बात कड़वी है तो, लेकिन बात तो सच्ची है। बात जितनी सच्ची होती है वो ऑफन उतनी ही कड़वी लगती है। सो यस, इंडिया एक ऐसे मौके पर है कि मुझे लगता है अभी भी कि इंडिया के पास 5-10 साल का वक्फा है, जिसमें इफ दे गेट देयर डक्स इन ए रो, यानी उनके जो असल प्रायोरिटी थे अगर उसको सही कर लें, तो इंडिया चाइना के साथ 200-300 साल तक एक डोमिनेंट पावर रहेगा। लेकिन अगर ये 20-25 साल का वक्फा अगर ये मिस कर दे, तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप, बिकॉज एक विशियस साइकिल में वो फंस जाएगा ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। यानी तो इकोनॉमी भी नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी। एटलीस्ट चाइना के पास इकोनॉमी है, और जो देयर आर अदर कंट्रीज जिनके पास इकोनॉमी नहीं है। भारत के पास एटलीस्ट डेमोक्रेसी थी, तो अब डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी और इकोनॉमी भी नहीं रहेगी। आई थिंक दैट इज द बिग रिस्क दैट वी आर रनिंग। सो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत बहुत, आप दोनों का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, और आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। बाय। शुक्रिया। बाय।